इंडियन आर्मी चीफ ने साल 2023 को ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करार दिया है, यानी इंडियन आर्मी की ट्रांसफॉर्मेशन। मगर इंडियन आर्मी तो पहले ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, तो फिर इसे ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत क्या है? इंडिया के लिए मसला ये है कि इंडिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका 2 न्यूक्लियर पावर से पंगा है और दोनों न्यूक्लियर पावर्स उसके बॉर्डर के साथ बैठी हैं, पाकिस्तान और चाइना। इन दोनों मुल्कों के साथ भारत जंगें लड़ चुका है, दोनों से आज भी तनाज़ात चल रहे हैं और आज भी बॉर्डर्स हीट अप होते रहते हैं। और सोने पर सुहागा ये है कि इन दोनों मुल्कों की यानी पाकिस्तान की और चीन की आपस में बहुत दोस्ती है। नतीजा ये है कि भारत के 2 बड़े दुश्मन दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों भारत के साथ बैठे हैं और दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। भारत अपनी आर्मी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है इस डुअल चैलेंज से निपटने के लिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? आज इसे समझते हैं। मैं हूं तैयब इब्राहिम। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक देखा जाए तो इंडियन आर्मी दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर आर्मी है। इंडियन आर्मी से ज़्यादा ताकतवर सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन की आर्मीज़ हैं। अब अमेरिका और रूस से तो कोई ख़तरा है नहीं भारत को, लेकिन चीन भारत का वर्स्ट नाइटमेयर है। और कंपेयर करें कि जब पाकिस्तान भी साथ मिल जाता है, पाकिस्तान अपने आप में दुनिया की 7वीं सबसे ताकतवर आर्मी है, तो मिलाकर ये भारत को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लगने लगता है। भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स इस रीजन में नहीं हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर जो भारत ने क्वाड ग्रुप बनाया हुआ है, भारत के अलावा ये तीनों ममालिक इतनी दूर बैठे हैं कि अगर भारत पर कोई मुसीबत आती है तो ये मदद को उतनी तेज़ी से आ भी नहीं सकते। जबकि पाकिस्तान जो कि बॉर्डर के बिल्कुल साथ बैठा है, चीन जो बॉर्डर के बिल्कुल साथ बैठा है, ये मिलके अगर भारत को तंग करना चाहें तो बहुत ज़्यादा तंग कर सकते हैं। भारत इस मसले को समझता है कि भाई हम जापान पे या अमेरिका पे या ऑस्ट्रेलिया पे रिलाय नहीं कर सकते। ये जो थ्रेट है ये हमारा थ्रेट है और हमने इंटरनली इसको सॉल्व करना है। अगर आप मैप पर भारत और चीन का बॉर्डर देखते हैं तो आइडिया होता है कि मसला कितना संगीन है। तकरीबन 3500 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर है और ये दुनिया का सबसे लंबा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। पूरे मैप पर जगह जगह आपको डिस्प्यूटेड टेरिटरीज नज़र आएंगी। इस मैप को देखने से हमें अंदाज़ा होता है कि भारत अपना असल ख़तरा चीन को ही समझता है। पिछले काफ़ी अरसे से भारत लगातार अपना डिफेंस बजट इंक्रीज़ किए जा रहा है। अगर चीन के मुकाबले में देखें तो फिर तो ये बजट अभी भी काफ़ी कम है, लेकिन भारत की बजट बढ़ाने की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। भारत का मिलिट्री बजट तकरीबन 75 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, मगर इसके मुकाबले में चीन का डिफेंस बजट तकरीबन 300 अरब डॉलर पे है। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरी तरफ अगर इन फिगर्स को परसेंटेज ऑफ जीडीपी में कन्वर्ट किया जाए तो भारत का जो मिलिट्री बजट है वो 2.7% ऑफ द जीडीपी है, जबकि चीन का डिफेंस बजट सिर्फ 1.7% ऑफ द जीडीपी है। यानी भारत अपनी इकोनॉमी से फिर भी बहुत बड़ा हिस्सा निकाल कर डिफेंस पे लगा रहा है और चीन के लिए इस बजट को बढ़ाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। बाय द वे, यहाँ पर पाकिस्तान को भी कुछ समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का डिफेंस का जो बजट है वो तकरीबन 8-9 अरब डॉलर के आसपास ही रहता है, और वो इस वजह से है कि भाई हमारी इकोनॉमी बहुत छोटी है। तो अगर हमें डिफेंस बजट बढ़ाना है, क्योंकि जहाँ पर भारत इतना ज़्यादा डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है, तो पाकिस्तान के लिए भी तो ये एक थ्रेट है। पाकिस्तान ने भी तो बढ़ाना है, और पाकिस्तान तभी बढ़ा सकता है डिफेंस का बजट जब पाकिस्तान की इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अगर हम आपस में इतना ज़्यादा लड़ते रहेंगे जितना कि लड़ रहे हैं, तो फिर डिफेंस की तरफ तवज्जो कौन देगा? खैर, मुद्दे पे वापस आते हैं। तो पॉइंट ये था कि भारत अपने डिफेंस बजट को तो बढ़ा रहा है, लेकिन सिर्फ बजट बढ़ाने से उसका मसला हल नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी भारत के डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा तो सिर्फ तनख्वाहें और पेंशन देने में ही निकल जाता है। जो बाकी बचता है उससे कितनी R&D हो सकती है, कितनी मॉडर्नाइजेशन हो सकती है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। डिफेंस के मामले में सेल्फ डिपेंडेंसी हासिल करने के लिए जो सबसे अहम फैक्टर होता है वो ये होता है कि आपके जो इक्विपमेंट है, आपका जो हथियार है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है, वो सारी इंडिजिनस हो, होम ग्रोन हो। क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी बाहर से आ रही हो, ये हथियार बाहर से आ रहे हों, तो फिर आप अपने डिफेंस के लिए हमेशा मोहताज ही रहेंगे, चाहे आपका इक्विपमेंट कितना भी अच्छा है। पाकिस्तान के साथ भी 1965 में यही हुआ था कि पाकिस्तान के टैंक, हत्ता के इवन गोलियां तक बाहर से आती थी, अमेरिका से आती थी, और जब जंग लगी तो अमेरिका ने गोली भेजना भी बंद कर दी थी। तो इस वजह से फिर पाकिस्तान को समझ आई कि भाई हमने
अपनी फैक्ट्रियां लगानी हैं। फिर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था, वाह की फैक्ट्री लगी थी, टेक्सला की फैक्ट्री लगी थी, जो फैक्ट्रियां काम कर रही थी उनको बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज किया गया था, उनको ग्रोथ दी गई थी एंड सो ऑन। भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने साफ अल्फाज में अपनी पॉलिसी बयान की है कि उनका सारा फोकस अब खुद से हथियार बनाने पर होगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, भारत ये काम कर भी रहा है। इसी साल भारत के रिपब्लिक डे पर, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, उस परेड में भारत ने अपने तैयार करदा असले की नुमाइश भी की थी। कुछ जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे भारत काम कर रहा है, डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, उनकी तफसील मैं आपसे शेयर करता हूँ। भारत का पहला प्रोजेक्ट तो है AD-1 मिसाइल। ये एक इंटरसेप्टर मिसाइल है और इसका काम ये है कि 5000 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन के कोई जंगी तैयारे, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स वगैरह कुछ भी अगर कोई थ्रेट आ रहा है तो ये उसको इंटरसेप्ट करता है और तबाह करता है। दूसरा प्रोजेक्ट है P-75I। इस प्रोजेक्ट के तहत इंडिया को 6 सबमरीन्स मिलनी हैं। वैसे तो ये सबमरीन्स दूसरे मुल्कों से ही भारत को मिलेंगी, लेकिन ये सबमरीन्स भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर होंगी और मैन्युफैक्चरिंग के बाद सारी टेक्नोलॉजी भारत को दे दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट को अभी फाइनल कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जब भी ऐसा होगा तो वो भारतीय नेवी के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होगा। तेजस MK2 फाइटर जेट तो भारत ने बना ही लिया था, अब भारत उससे भी आगे 5th जनरेशन जंगी तैयारे बनाने पर काम शुरू कर चुका है। कहीं कहीं भारत पे ये इल्ज़ाम भी लग रहा है कि भारत रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है, यानी जो असलहा, जो टेक्नोलॉजी भारत खरीदता है दूसरे मुल्कों से, उसको खोल के देख रहा है कि भाई ये सब कैसे बना है, ताकि उसकी कॉपी भारत रेप्लिका खुद भी बना सके। कहते हैं कि पाकिस्तान ने टोमाहॉक मिसाइल एक कब्जे में कर लिया था और फिर उस मिसाइल को खोल के रिवर्स इंजीनियरिंग करके हतफ 3 मिसाइल बनाया था। तो डिफेंस की दुनिया में ये कॉमन प्रैक्टिस है, ऐसे सब करते रहे हैं। कंक्लूजन क्या है? बुनियादी तौर पर 3 एलिमेंट्स हैं जो कि भारत कर रहा है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि भारत ये कहता है कि भाई हमने रिलायंस ख़त्म करना है दूसरे मुल्कों पर। जो भी हमारी टेक्नोलॉजी होगी, हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होगी, ताकि हम डिफेंस में किसी पर रिलाय ना कर रहे हों। जिस तरह के धोखे पाकिस्तान खा चुका है, भारत वो धोखे नहीं खाना चाहता। पाकिस्तान के धोखों से भारत सीख रहा है। दूसरा सबसे अहम काम भारत ये कर रहा है कि वो फ़ौजियों की तादाद बढ़ाने की बजाय या इक्विपमेंट की तादाद बढ़ाने की बजाय वो टेक्नोलॉजी बेहतर करने पर काम कर रहा है। और जाहिर है यही कामयाबी की गारंटी है आज के दुनिया में, वरना तो पाकिस्तान की फ़ौज अमेरिका की फ़ौज से बड़ी है, फ़ौजी ज़्यादा है हमारे पास, लेकिन जाहिर है ताकतवर फ़ौज कौन सी है? टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर आप सारी दुनिया फतह करते हैं। और तीसरा एलिमेंट जो है वो ये कर रहा है भारत कि इस पूरी इंडस्ट्री को, यानी ये जो डिफेंस है, इसको एक इंडस्ट्री की शक्ल दे रहा है। भारत की कोशिश ये है कि सिर्फ हम इस पे पैसा लगा ही ना रहे हों, बल्कि इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, चूँकि हमारी होम ग्रोन होगी प्रोडक्शन, तो हम इसको फिर एक्सपोर्ट भी करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर ये रेवेन्यू का ज़रिया भी बनेगा, और जब ये रेवेन्यू का ज़रिया बनेगा तो फिर ये मसला भी उतना बड़ा नहीं रहता कि इस पर हम खर्च कितना कर रहे हैं, क्योंकि हम इस पर खर्च कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर तो आप डिफेंस पे सिर्फ स्पेंड कर रहे हो तो आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अगर वो डिफेंस की जो इंडस्ट्री है वो आपको पैसे बना के भी दे रही हो तो फिर आपके लिए उतना बुरा नहीं रहता। यानी कि डिफेंस पे जहाँ खर्च हो रहा होगा वहीं पर ये कुछ एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाएगी और रिटर्न भी देगी। सिर्फ अमेरिका की मिसाल लें तो अमेरिका ने इस साल $200 अरब की एक्सपोर्ट्स की हैं सिर्फ डिफेंस के इक्विपमेंट की। जाहिर है भारत भी और बाकी सब ममालिक भी यही सोचते हैं कि भाई इसमें थोड़ा सा शेयर हमारा भी हो जाए। भाई सोच तो क्लियर है भारत की, आइडिया अच्छा है, डिज़ाइन अच्छा है, और ये बिल्कुल सिम्त सही है उनकी। अगर वो इसी सिम्त में चलते रहे तो ये जो बहुत बड़ा चैलेंज मिला हुआ है उन्हें पाकिस्तान और चीन की शक्ल में, ये दोनों से नबरदाज़मा वो हो सकेंगे। एक दौर था पाकिस्तान भी ऐसी ही सोचा करता था। पाकिस्तान ने 1950s में एक 20 ईयर प्लान बनाया था जो इतना आइडियल था कि पाकिस्तान ने तो उस पर कुछ नहीं किया, लेकिन साउथ कोरिया ने वो प्लान हमारा कॉपी पेस्ट मारा और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसी तरह से डिफेंस की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने वाली बात 90s में और अर्ली 2000s में मुशर्रफ साहब के दौर में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा की जा रही थी पाकिस्तान में, लेकिन ज़ाहिर है बात कहीं पहुंची ही नहीं क्योंकि इकॉनमी का ही भट्टा बैठ गया। आज भी मसला ये है कि हमारी फ़ौज, हमारे सियासतदान, हमारी जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी सब आपस में लड़े जा रहे हैं और मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। अगर ये सब इकट्ठे होकर एक जगह पे बैठ जाएं
तो फिर हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। कुछ चीज़ें ये नो गो एरियाज़ रख लें कि भाई हमने अपनी सियासत या अपनी दुश्मनियाँ जितनी भी निभानी हैं, बहरहाल इस एरियाज़ में नहीं निभानी, ताकि मुल्क का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क ना हो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। अब दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह इनको भी हिदायत दे और हमें भी बेहतर लीडर्स नसीब करे। फ़िलहाल इजाज़त दें, अगली वीडियो में मिलते हैं।